गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इवोल्यूशन के दौरान जीवों में डेवलप होती है। तो इस टॉपिक को मैंने दो भागों में बांटा है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम योग से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ये एक एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के दौरान बनती है। हम जानते हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंडों में योग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपना एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है वो यूट्रस के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में से एक मेम्ब्रेन होती है जिसे एमनियन कहते हैं। ये एमनियन जो होती है वो एम्ब्रियो के चारों तरफ से घेरे रहती है। तो कुछ एनिमल्स जिनके अंदर एमनियंस प्रेजेंट होती है वो एमनियोटा कहलाते हैं और जिनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है वो एनेमनियोटा कहलाते हैं। एमनियोटा जैसे कि रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, ये एमनियोटा। इनके अलावा जैसे साइक्लोस्टोम, एम्फीबियंस एंड जो फिशेस होती है वो एनेमनियोटा के अंदर आती है। So, the amnion and the serosa are developed in the reptilian embryo for the first time in the evolutionary history of the vertebrate. And in birds, these two structures are retained, while in mammals, these are also present in a modified form. And all the extraembryonic membranes are discarded at hatching, while the yolk sac is incorporated into the small intestine. So, इस तरह से ये सबसे पहले रेप्टाइल के अंदर देखी गई थी और फिर डेवलपमेंट इनका धीरे धीरे अन्य समूह के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। तो जैसे हम इसके डेवलपमेंट के बारे में यदि हम देखें तो एज डेवलपमेंट गोस ऑन द क्लोजली सेट एक्टोडर्म एंड सोमेटोप्लूर मीन्स सोमेटिक मेसोडर्म एंड एज वेल एज द एंडोडर्म एंड स्प्लैंक्नोप्लूर मीन्स स्प्लैंक्निक मेसोडर्म एक्सटेंडेड इनटू द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एरिया। सो एक्चुअली कहने का मतलब ये कि जो सोमेटोप्लूर होती है वो सोमेटिक मेसोडर्म, इसी प्रकार से जो स्प्लैंक्नोप्लूर होती है वो सोमेटिक मेसोडर्म के से मिलकर बनी होती है। और ये जो जीव होते हैं इसके अंदर इनका डेवलपमेंट होता है जिससे कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है ये एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होती है। जैसे जो एम्ब्रियो डेवलप होता है ये डायरेक्ट इट इज़ नॉट, दे आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोज बॉडी, ये उसके अलावा डेवलप होती है। अब यदि देखा जाए तो ये जो झिल्लियाँ विकसित होती है ये इनका क्या काम होता है, मुख्य रूप से ये जो एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्शन देती है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है और इसी प्रकार से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जैसे कामों में हेल्प करती है। तो जैसा कि 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ yolk sac एंड इट्स फैट। द yolk thought supplies nourishment to the embryo and is not considered as part of the embryo, but in cases where the quantity of yolk is very large, special yolk sac develops to store the yolk. As the embryo rises itself, the yolk is enclosed by the yolk sac. The yolk sac develops from the margin of the blastoderm, which advances around the yolk mass until it surrounds the mass completely. तो एक्चुअली सबसे पहले जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उसमें yolk sac का ही निर्माण होता है और इसका जो निर्माण होता है वो ब्लास्टोडर्म से होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्नोप्लूर होती है वो yolk के ऊपर फैलकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है और yolk sac या फिर जिसे कि हम yolk sac मेम्ब्रेन कहते हैं उसका निर्माण करती है। yolk sac में बाहर की तरफ मेसोडर्म और अंदर की तरफ इसमें एंडोडर्म पाई जाती है। तो जो एंडोडर्म होती है वो yolk के कांटेक्ट में रहती है और इसी समय जो एम्ब्रियो स्प्लैंक्नोप्लूर होती है वो एम्ब्रियो की एलिमेंट्री कैनाल का विकास भी करती है। तो इस प्रकार से
भ्रूण की जो खुली हुई मध्यांतर होती है वो पीतक कोश के द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे कि योग स्टाक कहते हैं। ठीक है, परंतु भ्रूण के जो पोषक पदार्थ होते हैं वो इस मार्ग से नहीं जाते हैं, बल्कि ये क्या होता है, योग से की जो एंडोडर्मल सरफेस होती है उसके अंदर बहुत सारे सेप्टा पाए जाते हैं, उनका विकास होता है। उससे ये योग जो पीतक पिंड होता है उसके अंदर से ये पीतक का पाचन करते हैं। इसके लिए इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। The midgut leads into the reduced yolk sac by yolk stalk, and the yolk sac becomes smaller due to the consumption of the yolk. And before hatching, the yolk sac exists as the projection from the small intestine. The yolk sac is covered by splanchnoplure, and the yolk sac is finally incorporated with the small intestine. The yolk is used as food by the embryo. The endoderm of the yolk sac secrete enzymes which break the yolk into diffusible substances. These substances are carried by the vitelline veins and finally to the heart. From the heart, these are conveyed to the different part of the embryo and extra embryonic structures. तो इस प्रकार से जो एंजाइम्स होते हैं उनका सिक्रेशन यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स करती है और ये वाइटलिन वीन के द्वारा भ्रूण को भेज दिया जाता है। इस प्रकार से जो वाइटलिन वीन होती है ये डाइजेस्टेड जो योग होता है उसको एब्जॉर्ब करके योग स्टाक में से होती हुई ये साइनस वेनस में जाकर खुलती है। और अब तक क्या होता है कि भ्रूण का जो हार्ट होता है वो भी डेवलप हो चुका होता है, तो इसलिए एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन तंत्र के द्वारा भ्रूण के जो विभिन्न भाग होते हैं उसमें भोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके दौरान जो एग में संचित एल्बुमिन होता है वो धीरे धीरे उसकी मात्रा यहाँ पे घटती जाती है। और जब एलेंटॉइस का विकास होता है, यानी कि उस समय जब हम इसका विकास के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे, तो उसके कारण क्या होता है, इस पीतक की मात्रा लगभग इसके निचले सिरे की तरफ इसको धकेल दिया जाता है। और जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है वैसे वैसे योग की मात्रा लगभग समाप्त हो जाती है और जो पीतक कोश यानी कि योग सेक होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। योग सेक इस एल्बुमिन को ग्रहण कर लेता है और जो इसमें अतिरिक्त भ्रूणीय परिसंचरण होता है उसके माध्यम से ये भ्रूण को भी भेज दिया जाता है। जब इंक्यूबेशन पीरियड की समाप्ति होती है तो उस समय क्या होता है, ये लगभग 19वें दिन होता है और उस समय तक हम देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन देने के कारण जो योग है वो लगभग पूरा ख़त्म हो जाता है और जो योग सेक होता है उसको भी अब उदर गुहा एब्डोमेन कैविटी के अंदर खींच लिया जाता है और इसे एम्ब्रियो में ही समायोजित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से ये जो योग होता है उसके चारों तरफ से ये ब्लास्टोडेर्म फैलकर योग सेक का निर्माण करती है। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट अगर फंक्शन की बात करें तो जो योग सेक का जो कार्य है वो ये होता है कि ये विकसित हो रहे भ्रूण के लिए जो अंडे में पहले से ही योग प्रेजेंट होता है उसको ये डाइजेस्ट करके और ये जो पोषक पदार्थ या न्यूट्रिशन होता है वो एम्ब्रियो को ये उपलब्ध कराती है। तो ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से योग सेक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एमनियन एंड कोरियन है। तो वह किस तरह से क्या उनका कार्य होता है और किस तरह से वह डेवलप होती है उसके बारे में हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।